हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोगों को 4th चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर नंबर 4 यानी सतह पर किसी सरफेस पर जो मोशंस होते हैं उसको हमें पढ़ना है। सरफेस पर जो भी मोशंस होते हैं 2D मोशन कहलाते हैं और उन मोशंस को हमें डायरेक्टली समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जो हम लोगों ने मोशन पढ़े हैं वो एक लीनियर मोशन थे, एक लाइन पर किए गए मोशन थे, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो या वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो वर्टिकली। ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, वो दो प्रकार की होती हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, केवल कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं होती उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, डेंसिटी, डिस्टेंस, है ना, स्पीड, ये सभी की सभी क्वांटिटीज क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मात्रा, अमाउंट। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, कोई स्पेशल डायरेक्शन, तो उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर्स। बच्चों, इस चैप्टर को या मोशन को और बारीकी से समझने के लिए, और अच्छे से समझने के लिए हमको वेक्टर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको जोड़ने का, उनको घटाने का, उनको गुणा भाग ये सब करने का तरीका अलग होता है। जैसे हम नॉर्मली जोड़ देते हैं ना कि 2 और 3 5, 7 और 2 9, ये डायरेक्टली इनको हम ऐड कर देते हैं। 7 में से 2 घटाया तो 5 बचा। वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे कि आपको हम एग्जांपल दें डिस्प्लेसमेंट्स का या वेलोसिटी का या फोर्स का, ये सभी के सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इनको जोड़ने का, घटाने का, गुणा भाग लगाने का एक अलग तरीका है और उस तरीके को हमें मैथमेटिक्स में 12th क्लास में सिखाया जाता है कि वेक्टर क्वांटिटीज, या हम डायरेक्टली बोलते हैं वेक्टर को किस तरह जोड़ते हैं, घटाते हैं और कैसे उनके बीच में गुणा भाग लगाते हैं। 12th क्लास में आपको एक चैप्टर मिलेगा सेकेंड बुक में, वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हमको आगे का जो मोशन है और अच्छे से समझने के लिए इस वेक्टर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग लगाते हैं। एक बार ये सीख लें, फिर मोशन को समझना आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 12th क्लास की मैथमेटिक्स में जो भी वेक्टर्स रहता है उसका ऑलमोस्ट 70 to 80% वेक्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे। जी हाँ, आपका एक चैप्टर तैयार हो जाएगा अभी मैथमेटिक्स का। हाँ, एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कराएंगे बस, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको अभी बतानी होंगी क्योंकि इनको बताना ज़रूरी है। आगे का मोशन, उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, वो सब हमको अभी सीखना है। तभी जाके हम उनको अच्छे से, आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपके लिए कंप्लीटली एक नई चीज़ है, इसलिए हम अपने स्पीड को, जो स्पीड पे चल रहे हैं उसी स्पीड से चलेंगे, यानी आराम आराम से ही पढ़ाएंगे। जैसे ही एक बार हम वेक्टर्स को जोड़ना और घटाना ये सब सीख लिया, उसके बाद जो मोशन आएगा बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए और वहाँ हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। नई चीज़ों को आराम आराम से ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इम्पोर्टेंस तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारी जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें जोड़ घटाने के अलग नियम होते हैं। वो नॉर्मल नियम से नहीं जोड़ते हैं, जो अपने प्रॉपरली जो नियम आए हैं क्लासिकली, जो डेवलप हुए हैं, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है,
उस तरह इनको नहीं जोड़ते। तो इनके अलग नियम हैं, इनके अलग रूल्स हैं, उनको हमें सीखना होगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दो प्रकार की क्वांटिटीज होती है, स्केलर वो जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड यानी मात्रा, अमाउंट केवल इतना ही होता है, और वेक्टर्स वो जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई एक स्पेशल डायरेक्शन भी होती है, उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना जरूरी होगा कि वेक्टर्स की डिस्कवरी क्यों हुई, क्यों वेक्टर की जरूरत पड़ी हमें। डिस्टेंस से काम नहीं चल रहा था क्या कि डिस्प्लेसमेंट को ले आए? वेक्टर्स को क्यों डेवलप किया गया, इसको समझिए जरा कि डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर्स का आना क्यों इम्पॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को और आसानी से और अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप कहीं गए हैं भीड़ वाले इलाके में, फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर गए हैं या किसी मेले में गए हैं, ठीक है, बिल्कुल। वहाँ आपने देखी होंगी कि टेंट में कुछ दुकानें लगी होती हैं, परमानेंट दुकानें तो नहीं होती हैं जो मेले लगते हैं। आप रामनगरिया जाइएगा तो तंबू में कुछ टेम्परेरी दुकानें उस समय के लिए ही, 1 महीने के लिए लगाई जाती हैं। तो शॉप्स लगी होती हैं, दुकानें लगी होती हैं, भीड़ होती है, और आप किसी से पूछते हैं वहाँ पर कि खिलौने की जो दुकान है वो बताइए कहाँ मिलेगी, कहाँ किधर की तरफ खिलौने मिलते हैं, और वो इंसान आपसे ये बोल दे कि जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से 15 मीटर की दूरी पर खिलौने की दुकान आपको मिल जाएगी। क्या ये जानकारी आपके लिए यूजफुल है? आपको खिलौने की दुकान आपने पूछा था कि वो कहाँ है, और आपको बता दिया कि आप जहाँ भी खड़े हैं 15 मीटर की दूरी पर आपको खिलौने की दुकान मिल जाएगी। 15 मीटर इज द डिस्टेंस। पर ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, केवल इतना आपके लिए जानना यूजफुल नहीं है, क्योंकि बहुत भीड़ है मेले में। 15 मीटर इधर जाएं या 15 मीटर उधर जाएं या 15 मीटर उधर जाएं या 15 मीटर उधर जाएं, किस डायरेक्शन में जाएं? 15 मीटर, जिससे कि हम उस खिलौने की दुकान तक पहुंच जाएं। यानी डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। 15 मीटर किस डायरेक्शन में जाएं, यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट का पता होना जरूरी है। 15 मीटर से काम नहीं चलेगा, केवल डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप इस छोटे से एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि डायरेक्शंस का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल था, आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट साधारण है, उसको समझना बहुत आसान पड़ता है। और भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंडिया का नक्शा स्टडी कर रहे हैं, भारत का मैप, इंडिया का मैप सब लोगों ने देखा होगा ना, बाज़ार में भी मिलता है। तो ऐसा मोटा सा चार्ट होता है जिस पर भारत का नक्शा बना रहता है और आप अपने मास्टर से पूछते हैं कि आपके मास्टर आपको बताएं, जो उस समय भूगोल पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, वो बताएं कि कानपुर से नक्शे में अपने नक्शे में देखिए, कानपुर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको फर्रुखाबाद मिल जाएगा। हकीकत में तो काफ़ी दूर है ना, लेकिन नक्शे में कानपुर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर फर्रुखाबाद मिलेगा। तो यहाँ भी जानकारी मिसिंग है, इससे काम नहीं चलेगा। किधर नक्शे में कानपुर यहाँ बना हुआ है, इधर 2 सेंटीमीटर चले या इधर 2 सेंटीमीटर या इधर या इधर या इधर या ऊपर, किधर 2 सेंटीमीटर। डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का पता होना, ये आपको रियलाइज होना बहुत जरूरी है। डायरेक्शंस यानी वेक्टर क्वांटिटीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उससे हम किसी चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हकीकत में कानपुर से फर्रुखाबाद की दूरी 2 सेंटीमीटर है मैप में, बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप और ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे अगर आपको बता दिया जाए कि कानपुर से आप इतने एंगल पर चलेंगे ना इस डायरेक्शन में, तब आपको जाके फर्रुखाबाद मिलेगा। तो ये और ज़्यादा अच्छे से हमने चीज़ को जाना है। ठीक है, वास्तव में खिलौने की दुकान 15 मीटर दूर है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है,
लेकिन 15 मीटर उस डायरेक्शन में, ये और ज़्यादा करेक्ट है। वेक्टर्स का पता लगाना, वेक्टर क्वांटिटीज का हमारे जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि वेक्टर्स की डिस्कवरी क्यों की गई, है ना, और चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। और हमारा काम ही यही है, हमारे आसपास जो नेचर है उसको और अच्छे से समझना, जितना हो सकता है उसको उतनी गहराई से समझना। ठीक है, क्योंकि ये एक बॉटमलेस पिट है, यानी एक ऐसा गड्ढा है जिसमें कभी बॉटम नहीं मिलेगा। आप जितना गहरा जा सकते हो उतना गहरा जाइए। किसी भी चीज़ को आप एटम के ऊपर विचार कीजिए, जो आपको 9th में पढ़ाया गया है कि ठीक है एटम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, उसको आप और अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से पढ़िए। और यकीन मानिए आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको उस छोटे से एटम से चीज़ें मिलती जाएंगी। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। किसी भी टॉपिक पर आप जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे आपको उतनी बातें पता चलेंगी। तो और ज़्यादा अच्छे से समझना है, यही हमारा एक उद्देश्य है। ओके, तो मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करते हैं, और उसकी स्टार्टिंग में हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो वेक्टर्स के बारे में, कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये तो आपको पता है, जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। क्यों इनका हमने विचार किया? डिस्टेंस से काम नहीं चल रहा था क्या? नहीं चल रहा था, डिस्प्लेसमेंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उनको भी पढ़ना जरूरी है। 15 मीटर इधर बता देते तो जल्दी मिल जाती दुकान, है ना, किधर बताना ही नहीं था, डायरेक्शन नहीं बताई थी। चलिए हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर्स, वेक्टर्स लिख दें। ठीक है बच्चों, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, चूंकि हम ये तो जान चुके हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, अब हमको रिप्रेजेंट करना सीखना है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं? एरो का। इस एरो का यूज करते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ये डायरेक्शन हो गई 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई एक लंबाई आप चुनेंगे, लेंथ ऑफ योर एरो, और ईस्ट की तरफ आप ऐसे एरो हेड बनाएंगे। ऐसे ये नुकीला जो होता है इसको एरो हेड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मीटर, और ईस्ट की डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? एरो का यूज करते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर आपको 2 मीटर केवल डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी हो तो आप इस तरीके से लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं। ये 2 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने छोटे पे भी सीखा होगा कि लाइन कैसे खींचते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है ना। और इसमें अगर आप एरो लगा देंगे तो ये हमारी वेक्टर हो जाएगी, एक एरो बन जाएगा। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? एरोज से करते हैं। अच्छा साहब, अगर हमको 1 मीटर रिप्रेजेंट करना हो तो आप थोड़ा छोटा एरो बनाएंगे, 1 मीटर यानी इससे आधा, ड्यू टू ईस्ट। 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना है तो आप छोटे एरो का यूज करेंगे। असल में एरो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देता है, और इसमें एरो की जो लेंथ होती है, दिस इज द एरो की लेंथ। ये एरो की जो लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो एरो का हेड होता है, 2 ही तो चीजें आपको दिख रही हैं, एक लेंथ और एक ये चोंच, जिसको एरो हेड बोल रहे हैं। तो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को दर्शाती है, और ये नुकीला हिस्सा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर आपने 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट को इस एरो से रिप्रेजेंट किया है, तो 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट को आप आधे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट तो आप इसका आधा एरो लेंगे और वेस्ट की तरफ एरो हेड बनाएंगे। ठीक है,
किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आंसर आया कि साहब एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एरो की जो लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड दिखाती है और एरो की जो वो चोंच होती है, जो नुकीला हिस्सा होता है, वो एरो हेड डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, अगर आपको 5 मीटर नॉर्थ की तरफ दिखाना है तो आपको बहुत बड़ा सा एरो बनाना पड़ेगा, 5 मीटर का नहीं, मान लीजिए आप 5 सेंटीमीटर का बना लीजिए और इसको ऐसे लिख दीजिए 5 मीटर नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इस तरीके से दिखाना है। ओके, ऐसे ही और भी कई वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, केवल डिस्प्लेसमेंट नहीं। हाँ, एग्जांपल हम डिस्प्लेसमेंट का ही ज़्यादातर लेंगे जिससे कि आपको समझ आए। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, उसमें भी डायरेक्शन होती है। जैसे कि आप एक बक्से में फोर्स लगा रहे हैं, इस ब्लॉक पर, इस बक्से पर फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको पूरा ऐसे चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है कि 2 आदमी आप ऐसा खड़ा कर दीजिए, इस प्रकार से फोर्स लगा रहे हैं। आप ऐसे दिखा सकते हैं कि पीछे से ऐसे फोर्स लगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 न्यूटन। 5 इज द मैग्नीट्यूड। कितना फोर्स लगा है? 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड, ये लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और डायरेक्शन ये नुकीला हिस्सा दिखाएगा कि इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है, 10 न्यूटन का तो आपको थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा एरो, 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। 2 न्यूटन का आपको थोड़ा सा छोटा एरो बनाना पड़ेगा, 2 न्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है, तो आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, जो भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जनरली वेक्टर क्वांटिटीज ही हम पढ़ेंगे, और आगे भी हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे हमको वेक्टर क्वांटिटीज मिलती जाएंगी। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है, और वो है हमारे पास एरो। जिस डायरेक्शन में आपकी कोई क्वांटिटी हो, आपने फोर्स इधर लगाया तो इधर एरो बना देंगे, आपने फोर्स सामने लगाया तो सामने एरो बना देंगे, आप उधर की तरफ डिस्प्लेस हुए तो उधर ऐसा एरो बना देंगे। ओके, ठीक है। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं या जो भी वेक्टर्स होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात बताई। आइए देखिए, एरो में तो साहब 2 चीज़ें होती हैं, एक तो लाइन होती है और एक वो नुकीला हिस्सा होता है। तो जो लेंथ होती है एरो की वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो नुकीला हिस्सा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। चलिए, बच्चों वेक्टर्स के बारे में आप लोग पूरा तो नहीं लेकिन लगभग पूरा अभी 11th क्लास में फिजिक्स में ही सीख लेंगे। और असल बात तो ये है कि जब बच्चे 11th में पूरा सीख लेते हैं तो 12th की बहुत सारी शुरुआत की जो एक्सरसाइजेस हैं वो आप अपने आप लगा सकते हैं उसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वो वेक्टर जो है वो लगभग आपका 11th में ही ख़त्म हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपका टीचर आपको कितना पढ़ा रहा है, क्योंकि फिजिक्स में तो बहुत कम यूज है ना। है वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में, स्केलर और वेक्टर 2 ही होती हैं, वेक्टर बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, लेकिन जो वेक्टर अलजेब्रा है, उसका जो मैथमेटिक्स है, उसका बहुत कम यूज है। हम लोग लेकिन पढ़ेंगे, ठीक ठाक पढ़ लेंगे बढ़िया से, जिससे कि अगर कोई कठिन कभी यूज हो जाए तो भी हमको समझ आ जाए। ठीक है, चलिए। तो फिजिक्स में वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। किस किस टाइप के हमको वेक्टर्स पढ़ने हैं? तो इतना तो आपको पता ही चल गया है कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लेंथ, मैग्नीट्यूड और वो जो नुकीला हिस्सा होता है जिसको हम चोंच बोलते हैं वो नुकीला हिस्सा डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, चलिए पहला वेक्टर पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पहले तो आप इस बात से बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, और नई चीज़ का सीखना वास्तव में बहुत आसान होता है। क्योंकि दिक्कत तब आती है जब आप पहले से ही उसके बारे में कुछ जानते हो और वो सही ना हो तो बड़ा दिक्कत आती है। उसको हटाना है, नई चीज़ को लाना है, मास्टर पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, हमको तो पता नहीं क्या क्या पता है इसके बारे में
ठीक है। अब चूंकि आप इसके लिए बिल्कुल ब्लैंक हैं तो बिल्कुल खोपड़ी खाली करके बैठ जाइए और जो भी पढ़ाएं उसको समझते जाइए, क्यों क्या ये सब आप कर सकते हैं, फिजिक्स में ये किया जाता है। ऐसा क्यों हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है, ऐसा करके हम आगे क्या इसका यूज करेंगे किस तरह से। तो जैसे ही आप 3-4-5 दिन इसको वेक्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको छोटे छोटे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं और आप हमसे ओपनली पूछ सकते हैं। आइए देखिए, अपने आप से भी हम बताते जाएंगे लेकिन सही समय पर वो बात बताई जाएगी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? नाम से ही पता है, ऐसा वेक्टर जो किसी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन का मतलब XY प्लेन है, ठीक है। और इस प्लेन पर कोई एक पॉइंट है, पॉइंट A, 2,3 ऐसे करके पॉइंट्स होते हैं ना, X कोऑर्डिनेट एंड Y कोऑर्डिनेट, तो मैं कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहा। कोई एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, ऐसे ही और भी पॉइंट है C, D, P, Q, R, इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर, ऐसा एरो, वेक्टर का मतलब एरो, ऐसा एरो जो किसी पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो। किसी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। ये जो एरो बन रहा है, ये एरो किसका है? पॉइंट A का है। बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जो पोजीशन वेक्टर है, जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन दिखाई जाएगी वो ओरिजिन से ही दिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है, ये A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। उसकी पोजीशन बता रहा है कि A पॉइंट उधर है, B पॉइंट इधर है। ये जो वेक्टर आपने बनाया अभी अभी, ये वाला जो एरो बनाया, वो B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। P को यहां पर पॉइंट P है तो ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। बिल्कुल आम लैंग्वेज में अगर आप नॉर्मली यहां पर खड़े हैं जमीन पर और यहां आपको पोजीशन वेक्टर को फील करना है तो आप ऐसे फील कर सकते हैं, ये आपका ओरिजिन है, जहां आप खड़े हैं वही ओरिजिन मानिए। और आपको दिख रही है वो वहां पर बाइक खड़ी हुई है, तो बाइक किधर है? इधर है क्या? बाइक की पोजीशन इधर है क्या? नहीं, उधर है। तो ये जो एक एरो बनेगा यहां से बाइक तक, बाइक की पोजीशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो है बाइक, इस एरो को हम पोजीशन वेक्टर ऑफ द बाइक बोलेंगे, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की, गमला, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और वो जो फोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं, इसकी उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले एरो को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, A पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरो, तो ये पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है, और ये पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर है, और ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। P पॉइंट की पोजीशन मतलब भाई साहब P इधर है, A इधर है, B इधर है, आप ओरिजिन पर खड़े हैं, ठीक है। चीटा बन के ओरिजिन पर बैठ जाइए और उनकी पोजीशन देखिए, A इधर है, B इधर है, P इधर है, उन सभी की पोजीशंस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात, आराम से पढ़ना है, नई नई बातें हैं लेकिन सब बहुत ज्यादा साधारण बातें हैं, है ना। एक और वेक्टर हम पढ़ लें जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर, ऐसा एरो जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी ये कार है जो कि इनिशियल पॉइंट A पर है, और ये कार ना आपकी, इसकी ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पर शुरुआत में खड़ी है, और ये पूरा फील्ड है, मैदान है, XY प्लेन है। और फिर आपकी कार की ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से आपकी कार चलती है, ऐसे चल रही है, मान लीजिए इस मैदान पर ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आपकी कार पहुँचती है। फाइनली ये आपका फाइनल पॉइंट B है। तो आपसे पूछा जाए
कि इनिशियल पोजीशन कहाँ थी कार की, तो इनिशियल पोजीशन ए है और ये रहा आपका पोजीशन वेक्टर जिसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी एक हमारा पोजीशन वेक्टर है और ये फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये फाइनल पोजीशन को दिखा रहा है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कार चली है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर थी कार और फाइनली इधर हो गई है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, आपको दिख रहा है, यही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना। अगर कोई ऐसे चल के ऐसे पहुंच रहा है तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा एरो जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। देखिए साहब, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पर आप एक एरो बनाइए ऐसा, इस एरो को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि साहब कार यहां से चली है और फाइनली कार यहां पहुंची है, ऐसा इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कैसे चली है वो पोजीशन से कोई मतलब नहीं उसकी, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच में आपने सीधा एक एरो बना दिया है, ऐसा एरो जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। ओके, चलिए, तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। एक दो टाइप और जान लेते हैं, जैसे कि एक और होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, ठीक है। इन सबका हम लोग यूज करेंगे और इनका यूज हम लोग फिजिक्स में ही आगे करेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अभी आपका वेक्टर स्टार्ट हुआ है, हालांकि वेक्टर क्वांटिटीज हम पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है, यहीं से चालू करते हैं। इसके बाद ये आपका चैप्टर 4 है, मोशन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा वेक्टर पढ़ने के बाद। फोर्स अगला चैप्टर, ठीक है। उसके आगे भी आप पढ़ेंगे बहुत सारे, एक रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर है 7th चैप्टर, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो असल में वेक्टर्स को पढ़ने के बाद फिजिक्स को समझना, वेक्टर्स की फिजिक्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको भीड़ भरे इलाके में बता दिया गया है कि 15 मीटर इस डायरेक्शन में जाइएगा तो आपको खिलौने की दुकान मिलेगी, तो आपको आसान पड़ेगा उस दुकान को ढूंढना। और डायरेक्टली ऐसे ही बता दिया जाएगा 15 मीटर दूर है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, आपको बहुत सारी डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा 15 मीटर, तब कहीं जाकर आप उस दुकान तक पहुंचेंगे। तो बहुत आसानी से आप अपनी जो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होती हैं उनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, केवल इनको सीख लेने से आगे की फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए, पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई साहब पॉइंट ए वो है तो ये पॉइंट ए की पोजीशन वेक्टर, पॉइंट बी वो है तो ये पॉइंट बी की पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को जो रिप्रेजेंट करे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब होता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ये ऊपर जो पंखा धीरे धीरे रेंग रहा है, चलाते इसलिए नहीं है क्योंकि आवाज़ आ जाएगी, इसकी रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई पंखा घूम रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है ना, जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई अर्थ, ठीक है, और ये ऐसे नाच रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो एक्सिस क्या है, यही तो एक्सिस है। तो इस एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब किधर चोंच किधर बनाई जाए, एरो हेड नुकीला हिस्सा ऊपर बनाया जाए या नीचे बनाया जाए, तो उसके लिए एक्सियल वेक्टर्स के लिए रूल होता है जिसको हम राइट हैंड रूल बोलते हैं। आप जैसी अर्थ घूम रही है वैसे ही आप अपनी कर्ल फिंगर्स को ऐसे करके घुमाइए। अगर अर्थ ऐसे घूम रही है तो ऐसे घुमाइए, तो अंगूठा जो होता है वो एरो हेड की डायरेक्शन दे देता है। दिस इज द एक्सियल वेक्टर, ठीक है। बिल्कुल, आपका पंखा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना,
तो वैसे ही घुमाइए तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर। ऐसे घुमा दिया क्योंकि पंखा ऐसे घूम रहा था, तो ये एक्सिस पर अगर आप बना देंगे तो वो एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अर्थ का एक्सियल वेक्टर ये रहा, एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए एक्सियल वेक्टर है। अगर आपने कोई लट्टू बना दिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज लट्टू, जो कि अर्थ पर नाच रहा है, और लट्टू ऐसे नाच रहा है इस टाइप से, तो लट्टू ऐसे नाच रहा है ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आप ऐसा अगर एरो बना देंगे तो ये हो जाएगा उसका एक्सियल वेक्टर। ठीक है, ऐसा वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? राइट हैंड रूल से। आप घुमा दीजिए, जैसा ऑब्जेक्ट घूम रहा हो वैसा आप हाथ घुमाइए अपना, सीधा हाथ ऐसे तो ऊपर आ जाएगी डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर की, ऐसे तो नीचे आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आप अपने आसपास चीज़ें देख सकते हैं। अपने घर में जो पंखा चल रहा हो, नीचे से अगर आप देखेंगे तो मेरा जो पंखा है ना वो कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप अपने घर पे देखिए आपका पंखा कैसा घूम रहा है। अगर आपका पंखा भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो कि घूमना भी चाहिए, तो आप ऐसे हाथ घुमाइए नीचे, तो आप एक्सिस यानी एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर से होके जाती है, वहां पर आप एक एरो को इमेजिन कीजिए, वो एरो एक्सियल वेक्टर होगा और डायरेक्शन आपको ऐसे मिल जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो जैसा भी ऑब्जेक्ट घूम रहे होते हैं वैसा आप घुमाइए, आपको एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ वेक्टर्स के टाइप्स अभी अभी हमने जाने। उससे पहले हमने क्या जाना कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उनको एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एरो हेड जो होता है, नुकीला हिस्सा, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि वो जो क्वांटिटी है वो किधर है, 5 न्यूटन फोर्स किधर, इधर। ठीक है, बिल्कुल। कितने टाइप्स के वेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे? पोजीशन वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट ए की पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करे वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, ये आपका ओरिजिन होना चाहिए, आप ओरिजिन से ही पोजीशन वेक्टर्स को बनाएंगे। कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से बी तक ऐसे चलते हुए जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो केवल इतना हुआ है, तो ये डिस्प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इस वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, चलिए, और भी है कुछ टाइप्स। एक्सियल वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर वेक्टर होते हैं, इमेजिनरी हमको बनाने होते हैं समझने के लिए। 7th चैप्टर में हम लोग बनाएंगे, क्योंकि उसमें हम रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं। जो पंखा घूम रहा है, लट्टू घूम रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है, जो अपना डोर होता है, ये जो गेट है ये भी रोटेट कर जाता है, इसकी भी कुछ ना कुछ एक्सिस है, किसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है। तो ये जो रोटेशनल मोशन है ये हम लोग 7th चैप्टर में पढ़ेंगे, तभी हम एक्सियल वेक्टर के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। अभी पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। और भी कोई वेक्टर होते हैं? बिल्कुल, एक और आप लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, आपको नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही चीजें क्लियर हो जाती हैं। को का मतलब होता है एक ही, प्लेन। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं उनको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि बच्चों, ये जो बोर्ड है वो एक प्लेन है ना? ये जो अर्थ है, ये जो फर्श है, वो भी एक प्लेन है, सरफेस है। तो ऐसे वेक्टर्स जो इस प्लेन पर लाई करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज, एक कोई वेक्टर बना दिया है, ये कोई वेक्टर बना दिया, मान लीजिए ये है वेक्टर ए, इसका नाम क्या है? ए। कुछ भी हो सकता है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, या वेलोसिटी वेक्टर है, या फोर्स का वेक्टर बना दिया है, कोई भी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। चूंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही प्लेन पर बने हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे ए एंड बी वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर। ए बी सी डी 4 चारों के चारों कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर हैं, क्योंकि वो एक ही प्लेन पर बने हुए हैं। ठीक है, तो कोप्लेनर समझ आया? ऐसे वेक्टर्स जिनको हम एक ही प्लेन पर बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही को से ही आपको और भी मिल जाएंगे। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स,
को इनिशियल मतलब एक ही इनिशियल पॉइंट, ऐसे वेक्टर्स जो किसी एक ही इनिशियल पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं उनको हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर बना दिया है, वेक्टर ए, ठीक है, और ए के ऊपर ऐसे करके एक एरो बना देते हैं क्योंकि इसको पूरा पढ़ेंगे वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों के तीनों वेक्टर आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं। इनका इनिशियल पॉइंट एक ही था और यहीं से निकले हैं। इनिशियल पॉइंट एक ही था, इसीलिए इसको बोल रहे हैं को इनिशियल, एक ही इनिशियल पॉइंट होना। ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही होता है उनको को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं तीनों की पूंछ जो है, इनको पूंछ बोलते हैं वेक्टर की, इसको हेड बोलते हैं। तीनों की पूंछ एक ही जगह पर मिली हुई है, तो ये को इनिशियल वेक्टर्स है, ठीक है। हाँ, ये बातें बिल्कुल आपके लिए थोड़ी थोड़ी नई हैं और कभी ना कभी तो आपको जाननी ही है। 12th में पढ़ेंगे, उससे अच्छा तो आप अभी पढ़ लीजिए, आगे की फिजिक्स भी सरल हो जाएगी और लगे हाथों वेक्टर्स के बारे में पता भी चल जाएगा, वेक्टर अलजेब्रा। ऐसे ही आपको कोप्लेनर हो गया, एक ही प्लेन पर लाई करने वाले, को इनिशियल होगा, एक ही इनिशियल पॉइंट है इनका, है ना। ये कोप्लेनर के हम डायग्राम बना दे रहे हैं, एक ही प्लेनर पे है, तो ए बी सी 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये को इनिशियल हो गया। आप को इनिशियल का एक एग्जांपल, फिजिकल एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा नन्हा सा बल्ब है और उससे फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं चारों तरफ। तो जिस समय फोटॉन्स बाहर निकल रहे होंगे, ये छोटा सा नन्हा सा बल्ब है, ऐसे आप कैसे बनाएंगे उन फोटॉन्स को? ऐसे ही तो बनाएंगे, है ना। छोटे से आप बनाते आ रहे हैं सूरज में चारों तरफ ऐसे किरणें। तो इन सभी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट एक ही है बल्ब के अंदर, वहीं से निकले हैं, इसलिए ये सारे के सारे आपको को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। ऐसे आपको मिलेगा को टर्मिनस। को टर्मिनस, को प्लेनर, एक ही प्लेन पर लाई करने वाले वेक्टर, एक ही प्लेन पर ये तीनों वेक्टर बने हैं, इनका इनिशियल पॉइंट एक ही है तो को इनिशियल। को टर्मिनस, जिनका टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, टर्मिनल का मतलब फाइनल पॉइंट एक ही हो, उनको को टर्मिनस वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमने वेक्टर ए बना दिया है और ये वेक्टर बी बना दिया है और ये वेक्टर सी बना दिया है। कोई भी वेक्टर है, फोर्स मान लीजिए 3 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर। इसका एग्जांपल हो जाएगा, एक इधर से हमने फोर्स लगाया, एक ऊपर से लगाया, एक इधर से दबाया, तीनों तरफ से दबाया, तो ये 3 वेक्टर का फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर मिल रहा है, इनका हेड मिल रहा है एक ही जगह पर। देखिए इनका हेड एक ही जगह पर मिल रहा है, इसलिए हम इन वेक्टर्स को कोटर्मिनस वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इनका टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट को यानी एक ही जगह पर है। को इनिशियल, इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पर है, इसलिए को इनिशियल। ओके, तो धीरे 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 हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसका फ़ायदा ये होगा, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। मैथमेटिक्स के लिए तो है ही, फिजिक्स के लिए बहुत यूजफुल है कि वेक्टर्स को अभी तो हम उनकी डेफिनेशंस देख रहे हैं, कितने टाइप के होते हैं, कोप्लेनर, को इनिशियल, को टर्मिनस, इनको कैसे कैसे इनको नाम दिए गए हैं ये देख रहे हैं। इनको कैसे जोड़ना है, कैसे भाग लगाना है, कैसे गुणा करना है, ये भी हम धीरे धीरे इसमें समझेंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और जो डाउट है, अभी तो कोई डाउट नहीं होगा, पहला दिन है, तो वो ज़रूर पूछ लिया करें। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।